एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है स्वीडन, जो कि लोगों की यहाँ पर स्वीडन में शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह है। बट मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, इंशाल्लाह खूब मज़े में होंगे। आई नो अब जिन लोगों को टेंशन होगी वो कहेंगे हम क्या मज़े में, लेकिन यार अगर आप लोगों के पास अल्लाह की दी हुई सेहत वाली नेमत है ना, तो आप अल्लाह को शुक्र अदा करें। इसका मतलब है कि आप खूब मज़े में हैं। वैसे सच्ची सच्ची बताई गई, ये भिंडियाँ देख के आप कभी दिल कर गया ना भिंडियाँ खाने का? जिन लोगों को भिंडियाँ पसंद है उनको तो दिल कर गया होगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती। खैर जी, छड्डो सानू की। अच्छा, मुझसे तो जब भी कोई मेरी मोस्ट फेवरेट डिश का नाम पूछता है ना, तो हमेशा भिंडी का ही नाम मैं लेती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं भिंडी को एक तरफ अलग स्टर फ्राई कर लेती हूँ, दूसरी साइड पे इसकी जो भी सारा ये मसाला वगैरह प्रिपेयर करके, अगर चिकन डालना हो तो वो सारा प्रिपेयर करके और उसके अंदर ये भिंडी डाल देती हूँ। क्योंकि भिंडी इस तरह से कुक होने में बहुत कम टाइम लगाती है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी और भिंडी बनाती थी तो मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था भिंडी को बनाने में, और मैं सोचती थी यार इतना ज़्यादा टाइम ले लेती है तो गोश्त गलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि भिंडी के अंदर वो ज़रा सी कसर रह जाया करती थी जब मैं कच्ची भिंडी ऐड करती थी। तो उसके बाद जब मैंने ये फ्राई करके डालना स्टार्ट की तो अब बिल्कुल टाइम नहीं लगता और फटाफट से तैयार हो जाती। और ये जो मेरी मिट्टी की प्लेट है ना भाई, ये तो मेरे इतने काम आ रही है ना, मैं जब भी इसमें खाना निकालती हूँ तो मुझे लगता है कि खाने का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक ही प्लेट में लाई थी और वो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, क्योंकि आज हम इकट्ठे बैठ के ही खाना खा रहे थे बड़े टाइम के बाद। तो फिर मैंने रोटी के ऊपर भिंडी डाल ली और मुझे उसका ज़्यादा जैसे मज़ा आया। और ये गिलास भी मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। टेबल पे दिल और रूह जैसे दोनों को ही बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जिस दिन भी हमारी ग्रॉसरी आती है पाकिस्तानी शॉप से और साथ मीट वगैरह आता है, तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है। एक तो मुझे मीट को संभालना ऐसे समझ लो मेरी जान पे बन जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, फिर करना पड़ता है। अच्छा, ये बात जब भी मैं कहती हूँ ना मेरी अपनी हंसी निकल जाती है। ये कौन सा काम मुझे आसान लगता है, ये कौन सा काम मैं शौक से करती हूँ। एनीवेज, अभी बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली, अभी अपने काम पे फोकस करना है। अच्छा, विंग्स मैं फ्रीज़र में रखने से पहले उसको स्पाइसेस वगैरह लगा लेती हूँ। आफ्टर मैरिनेशन मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ पैकेट्स वगैरह बना के, ताकि जब भी दिल हो पैकेट निकालो, एयर फ्रायर में रखो और अपनी जान छुड़ाओ बस जी। क्योंकि काम आसान तो ज़िंदगी आसान। और बाकी भी मैं इसी तरह से सारे मीट के जो पैकेट्स वगैरह हैं, चिकन को और लैम्ब को सारा धो के मैं इस तरह से एक छन्नी में डाल के रख देती हूँ। फिर इसमें से जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है। तो फिर उसके बाद मैं साथ साथ सारे पैकेट्स वगैरह पुलाव के हो गए और सारे मतलब जो जो तरीके के होते हैं उस तरीके से सेटल करके फ्रीज़र में रखूँगी। लेकिन इस काम के साथ साथ अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने सोचा कि सबको अलग अलग रिप्लाई करने से बेहतर है कि इस टॉपिक पे एक ही बार में बात कर ली जाए। थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया है कि मैं यूरोपीय यूनियन के वीज़ा रूल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। और वैसे अभी मेरा इस बारे में बात करने का मतलब इरादा नहीं था, बट मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं। अच्छा, प्यारी मैं क्यों कह रही हूँ, वैसे हम कभी भी नहीं मिले या मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनका जो मैसेज करने का स्टाइल था वो इतना क्यूट था ना, मुझे उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था और मैंने सोचा कि अभी सारे काम छोड़ के सबसे पहले यही टॉपिक होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कोई वीज़ा सर्विसेज में काम नहीं करती हूँ या कोई वीज़ा लगवाने वाली एजेंट नहीं हूँ। लेकिन मुझे यूरोपीय यूनियन के वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि जब आप कहीं पे भी शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप उस कंट्री के लोगों से वहाँ के हालात पूछते हैं कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है। बट मैं यहाँ पर उन लोगों को ये चीज़ भी रिमाइंड करवाना ज़रूरी समझती हूँ कि देखें, डे बाय डे रूल्स चेंज हो रहे हैं और सबको पता है कि जैसे स्वीडन में भी जब से नई गवर्नमेंट आई है तो रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। उससे पहले जो स्वीडन की वीज़ा पॉलिसी थी काफ़ी लीनियंट थी, बट अभी भी यूरोपियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा रूल्स ईजी हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है स्वीडन में वो यूरोपीय यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग लगा था। यहाँ पर साथ साथ मैं आप लोगों को ईमान की शॉपिंग भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ईमान को बड़ा ज़्यादा क्रेज़ था इन चीज़ों का आने का, बहुत ज़्यादा वेट भी कर रही थी, स्पेशली अपने शूज़ का। ये कोई फ्लेवर वाली बॉटल है, इसमें कोई डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स ऊपर लगते हैं, लेकिन ईमान को सबसे ज़्यादा इंतज़ार अपने मोबाइल के कवर का था और अपने इन जूतों का था। अच्छा, इन जूतों की मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि इनके जो टायर्स हैं वो रिमूव भी हो जाते हैं और ये नॉर्मल मतलब शूज़ भी बन जाते हैं और इस तरह से प्रेस करने पर ये टायर निकल भी आते हैं। तो बच्चे इनको वैसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे तो रोलिंग शूज़ भी बन जाते हैं। एनीवेज, हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक था हमारा ईयू का वीज़ा, मींस यूरोप में ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट होना।
दोबारा से मैं क्लियर करती जाऊँ कि इसमें नॉन EU कंट्रीज़ जैसे हमारे कंट्रीज़ हैं वो नहीं आते हैं इस वीज़ा सिस्टम में, ठीक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप के कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उन 27 कंट्रीज़ की जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास डैनिश पासपोर्ट था और इसी वजह से मुझ पे वही वाला कानून अप्लाई होता था। खैर, डैनिश और नॉर्वेजियन लोगों के लिए एक और भी कानून है जिसे कि नॉर्डिक लॉ कहा जाता है, मैंने उसको भी अवेल किया है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे डैनिश लोगों को इस लॉ का पता नहीं है, हालांकि इसका जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज़, हम यूरोपीय यूनियन के वीज़ा की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि मेरे इर्द गिर्द मैं सिर्फ 1 से 2 लोगों को जानती हूँ जिनके हस्बैंड स्वीडिश हैं। अदरवाइज़ बाकी सबके जो स्पाउसेस हैं वो या तो डेनमार्क से आए हैं, इटली, यूनान, स्पेन, मतलब इन्हीं कंट्रीज से आए हैं। इस रेशो के हिसाब से आपको अपने आधे सवालों का जवाब इजीली मिल सकता है कि यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के कानून को अवेल करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इवन मेजॉरिटी के पास तो यूरोपियन पासपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ उनके पास वहाँ के परमानेंट पेपर्स हैं। ऑब्वियसली वो होंगे तभी वो यूरोप के किसी अदर कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ से ये बात तो साबित हो गई कि ये जितने भी बेस्ट कंट्रीज़ हैं, इनमें जो स्वीडन है वो सबसे लीनियंट है यूरोपीय यूनियन के कानून को लेकर। स्वीडन के सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि ये फैमिली सिस्टम को प्रमोट करता है, जो कि लोगों की यहाँ पर स्वीडन में शिफ्ट होने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो वो इजीली अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से भुलवा सकते हैं। और जितने भी लोग इस टेंशन में हैं कि क्या हमारे हस्बैंड्स क्या अगर स्वीडन जाएंगे तो क्या फैमिली को वीज़ा मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा और बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि जब आप यूरोपीय यूनियन के कानून के तहत वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी कंडीशंस बहुत ही कम हैं और इजीली आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक काफ़ी अमेजिंग सा पॉइंट है। मैं इसको अमेजिंग इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैंने ये खुद किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी ने भी अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलवाना है तो उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है उसका वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, फैमिली को वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी निस्बत विजिट वीज़ा का मवाजना किया जाए तो वो बहुत ही कम टाइम पाकिस्तान से लग जाता है। यहाँ पर आकर आप फिर परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नो मैटर्स कितना टाइम लगता है, यहाँ पर होगी आपकी फैमिली तो वो काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, मैंने आपको विज़िट वीज़ा का एक ऑप्शन बताया है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने ऐसा किया था। अब मैंने ऐसा क्यों किया था उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने उससे अपना कंपैरिजन करना है कि क्या आपको ये सूटेबल है या नहीं, क्योंकि हर किसी के हालात अलग हैं, हर किसी की वीज़ा सिचुएशन अलग है। मेरे बच्चों के पास चूँकि डैनिश पासपोर्ट से तो सिर्फ एक मेरे ही वीज़े का इशू था, तो मैंने एक वीज़ा अप्लाई किया था। सेकंड ये कि मैं डेनमार्क बहुत दफ़ा आई थी, मैं यहाँ पर रहती थी, तो इसलिए मेरे पास यहाँ की कोई टेंशन नहीं थी वीज़ा लगने में। अच्छा, साथ ही मुझे एक बात भी याद आ गई कि मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं अपनी इमिग्रेशन स्टोरी शेयर करूं, लेकिन मैं ये बात मज़ीद जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी इमिग्रेशन स्टोरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है या नहीं। अदरवाइज़ अपनी चीज़ें पब्लिक करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर मुझसे किसी ने ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर हम लोग स्वीडन में शिफ्ट होंगे तो क्या रिहाइश वगैरह का क्या सिस्टम है, क्या रिहाइश बहुत महंगी है या घर मिल जाते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो अगर आपके पास अच्छी मालियत है तो आप अपना घर बाय कर सकते हैं, इजीली आपको लोन मिल सकता है अगर आपकी सैलरी अच्छी है। अदरवाइज़ आप अपना घर रेंट पे ले सकते हैं। रेंटल अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं हैं। और अगर मज़ीद अच्छा हाल चाहते हैं तो आप स्वीडन आने से पहले किसी स्वीडिश हाउसिंग कंपनी के मेंबर बन जाए। उसके लिए पर ईयर पे करना पड़ता है, बट उसके लिए ये होता है कि आपको साल 1.5 साल लग जाता है घर मिलने में, लेकिन ये फ़ायदा होता है कि उसका रेंट कम होता है सेकंड हैंड घर की निस्बत। अब बहुत सारे लोग आप लोगों में से जानते होंगे कि फ़र्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड घर कौन से होते हैं। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन आया था एक जॉब से रिलेटेड भी कि जॉब्स मिल जाती है या नहीं। अगर तो स्किल होता है आपके पास, ऑब्वियसली जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाता है, और अगर नहीं भी है तो भी स्वीडन में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर, अगर हम इन सारी चीज़ का आज लुबे-लुबाब देखें तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि मेजॉरिटी जो है वो यूरोपीय यूनियन के वीज़े वालों की है। दैट्स मीन यहाँ पर उनके लिए बाकी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ लोग मुश्किलात का भी शिकार हैं, ख़ास तौर पर वो जिनके बच्चे 18 साल से अबव हैं। लिहाजा एक बार फिर से आपसे यही कहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो स्वीडन की जो लीगल वेबसाइट है, मींस जो माइग्रेशन वर्कत की जो वेबसाइट है, उस पर जाके अच्छे से रूल्स को रीड करें और उसके मुताबिक डिसीजन करें। मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए, जो लोग भी शिफ्ट होना चाहते हैं इधर उधर, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मंजिलें आसान करे, आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। लेकिन जो ये वीज़ा का प्रोसेस होता है ना, आई नो कि इसमें कितना इंतज़ार होता है और इंतज़ार आपको पता है हमेशा पेनफुल होता है। खैर जी, मैंने यहाँ पर साथ-साथ बना ली थी दाल वाली खिचड़ी और साथ चिकन के कबाब बना लिए थे। आज तो मेरा सारा दिन ही किचन में गुज़रा था और मुझे बड़े गुस्सा आ रहा था क्योंकि किचन में टाइम स्पेंड करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर से वही बात आ गई है, लेकिन क्या करें भई, अच्छा नहीं लगता। और फिर से वही बात कि दिल तो बच्चा है, अब क्या करें, फिर दिल तो नहीं करता ना। एनीवेज़ मुझे लगी तो बहुत सख्त किस्म की भूख और खिचड़ी पे आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो चलें जी, अब मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी और आप अपना और अपने साथ वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईज़िली कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।